क्या आप जानते हो यूपी बोर्ड टॉपर अपना फॉर्मूला शीट कैसे बनाते हैं? चलिए मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताता हूं कि आपको अपना फॉर्मूला शीट कैसे बनानी चाहिए। सबसे पहली बात कि फॉर्मूला शीट के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जो आप एग्जामिनेशन हॉल में फॉर्मूलाज भूल जाते हो वो आज के बाद नहीं भूलोगे। दूसरा फ़ायदा, बहुत बच्चों का ये आदत रहता है कि एग्जाम से पहले वो अपना फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए तो बुक पलटते रहते हैं। वो बुक पलटने की ज़रूरत नहीं है, आप चुटकी में अपना फॉर्मूला शीट की मदद से फॉर्मूला रिवाइज कर पाओगे। और तीसरा, किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, तो फॉर्मूला शीट की मदद से आपका वो भी समस्या निवारण हो जाएगा। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन ही पूछा गया रहता है, फॉर्मूला में पूछ लिया जाएगा, बताओ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। डायरेक्ट फॉर्मूलाज बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आपको फॉर्मूलाज याद है तो आपके वो क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे फायदाएं हैं जो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो मैं सुराज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ नेक्स्ट टॉपर यूपी बोर्ड के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड टॉपर्स कैसे अपना फॉर्मूला शीट बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है अपना वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमें सबसे पहला फॉर्मूला देखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अब यहां से तीन फॉर्मूला बन सकता है। एक बार भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। और एक बार भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक। और एक बार अगर हमें शेषफल पूछा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा सर, भाज्य और ये शेषफल है तो आप क्या करो, भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। यानी यहां से तीन फॉर्मूला बना सकते हो। इसके बाद आता है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है और आर जो है जीरो के बराबर हो या बी के बराबर। अब यहां पे अगर ये आर जो है जीरो के बराबर हो गया तो बी हमारा क्या कहलाएगा, बी हमारा जो है एचसीएफ कहलाता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद अगर हमने लसा और मसा निकाल दिया किसी दो संख्याओं का, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, दो संख्या ए और बी है जिनका एचसीएफ जिनका एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारे वास्तविक संख्या के सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है बहुपद। इसमें जो सबसे पहला आता है आपका रैखिक बहुपद का व्यापक, जिसमें क्या होता है ax प्लस बी, जिसकी अधिकतम घात क्या होती है 1। और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो के बराबर हो गया तो इसका मतलब ये रैखिक बहुपद होगा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे इसकी घात क्या है सर 2। अगेन यहाँ पे a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगला त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ये होगा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे भी घात क्या हमारा 3, जहां पे a नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब आते हैं हम लोग द्विघात बहुपद को हल करने के जो सूत्र होते हैं, या हमारे पास मान के चलो कि अगर हमारे पास कहीं द्विघात बहुपद बनाने होते हैं तो मान लो दो शून्य अल्फा और बीटा, तो उससे क्या होता है, कैसे बनेगा, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल, यहाँ माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल, है ना। फिर हम लोग निकालते हैं, अगर मान लो हमारे पास इसको समीकरण में यूज करना है तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, बराबर का चिन्ह दे देना, बराबर जीरो लगा देना है। कहने का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास कोई एक इक्वेशन दिया गया, कोई हमारे पास समीकरण दिया गया, कैसे दिया था समीकरण, तो बोलो सर इक्वल टू जीरो। यानी अगर इक्वल टू जीरो यानी बराबर का चिन्ह नहीं रहता तो क्या बन जाता है, वो मेरा बहुपद बन जाता है। तो अगर सिर्फ ऐसे लिखा हो तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद। लेकिन अगर यहाँ बराबर का जीरो देकर बराबर का साइन आ जाए तो क्या कहला जाएगा, ये हमारा समीकरण कहला जाएगा। ठीक है, जिसको हम द्विघात समीकरण में डिस्कस करेंगे। बढ़िया, चलो अब आते हैं कि अगर शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस की बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। और कभी कभी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा पूछता है तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो माइनस का बी बाई सी होता है। अब मान लो तीन शून्यक हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का बी बाई ए, और उन दोनों का दो दो करके गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बाई ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, उनका गुणनफल क्या होगा, माइनस का डी बाई ए। अब बहुत बच्चों के यहाँ कंफ्यूजन है, सर कब प्लस कब माइनस कब प्लस करते हैं, तो चलो इसका मैं ट्रिक सिखाता हूँ आपको। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो देखो पहला प्लस के साथ, दूसरा माइनस के साथ, तीसरा प्लस के साथ। देखो तब दूसरा क्या है सर, माइनस का बी, हमेशा बी किसके साथ, माइनस के साथ, और सी किसके साथ, देखो प्लस के साथ। जब हमारे पास दो शून्यक थे, कितने शून्यक है, दो शून्यक, अल्फा और बीटा। लेकिन अगर यही बात करें मेरे पास क्यूबिक हो जाए, क्यूबिक हो जाए सी एक्स प्लस डी, है ना, जिसके पास तीन शून्यक आ जाए, जिसके पास मेरे पास तीन शून्यक आ जाए, तो यहाँ पे हमें कैसे चेक करना है, देखो यहाँ पे भी याद करने का तरीका क्या है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। देखो तो देखो पहला माइनस साथ माइनस बी बाई ए, देखो बी किसके साथ आएगा, माइनस साथ, सी किसके साथ आएगा, प्लस के साथ, तो देखो सी बाई ए, डी किसके साथ आएगा, माइनस साथ। ऐसे याद करना, चार घात वाला के ऐसे आगे बढ़ते जाना, पांच घात में ऐसे आगे बढ़ते जाना।
उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया हो कैसे फॉर्मूला शीट को याद रखना हमेशा के लिए। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब बताओ यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी दो रेखाओं के बारे में बात करना है। दो रेखाएं कैसे कैसे हो सकती हैं, या तो ऐसे प्रतिच्छेदी हो जाए, या तो ऐसे संपाती हो जाए, या तो समांतर हो जाए। लेकिन दो प्रकार के क्वेश्चन, कभी हमें रेखा दे देगा, कभी हमें समीकरण देगा। समीकरण देख के बताना होगा कि कौन सी प्रतिच्छेदी, कौन सी संपाती और कौन सा मेरा समांतर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ऐसा लिखा रहा है कहीं पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी समीकरण में अगर इस प्रकार की चीजें आती है तो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, जिसके पास केवल एक हल होते हैं। और जहां हल मिलता है उसे हम संगत युग्म बोलते हैं। और ये देखो ये इसके पास हल मिल रहा है यानी विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं हम, अविरोधी। क्लियर। अब आते हैं कि सर जिसके पास कोई हल ना हो, जैसे समांतर रेखा है ना, तो उसका क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो इसके पास कोई हल नहीं। अब बता, हमने सीखा है जिसके पास कोई हल नहीं उसे क्या बोलते हैं, असंगत युग्म, इनकंसिस्टेंट। अब अगर ये विरोध कर रहा है क्योंकि इसको हल नहीं मिला यानी विरोध कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विरोधी युग्म भी बोलते हैं, है ना। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान, क्या, संपाती। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर संपाती, बहुत सारे हल, तो ये हो जाता है उसका कंडीशन सर सभी के सभी बराबर, संपाती कहलाते हैं। इसका मतलब इसके पास अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये संपाती कहलाता है। यानी ये जिसके पास हल मिलता है उसे संगत बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है आश्रित। आश्रित का मतलब होता है कि ये एक्स और वाई एक दूसरे पर आश्रित है। अगर एक्स मिलेगा तो वाई भी मिलेगा, वाई मिलेगा तो एक्स भी मिलेगा, यानी इसका तो अनगिनत हल है, अनगिनत हल है, यानी इसको बोलते हैं आश्रित भी। बस इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण आपको यही चीज देखना था। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ के साथ लिखते चलना, अभी के अभी बना लो, बहुत फायदा करेगा आपको, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर अपना है द्विघात समीकरण। तो अगर आपको द्विघात बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विवेचक या विविध कर बोलो, जो क्या होता है b² - 4ac। अब b² ये क्या है सर, ये देखो ये है x² + bx + c बराबर 0। यहाँ से a b c वही यहाँ पर रखा हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या बराबर 0, कहने मतलब कि धनात्मक आ जाए। कभी मान लो d की वैल्यू मान लो इसे पॉजिटिव में आ जाए +20, हो सकता है डी की वैल्यू आ जाए -20, हो सकता है डी की वैल्यू आ जाएगा 0 के बराबर। यही तीन कंडीशन हो सकता है कि या तो धनात्मक है, या तो ऋणात्मक, या तो 0 के बराबर। तो किस कंडीशन में, किस स्थिति में हमारा जो समीकरण का मूल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो अगर जो है हमारे पास वो धनात्मक आता है तो जो मेरा मूल मिलता है वो वास्तविक मिलता है और असमान मतलब अलग अलग रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। अगर वो 0 के बराबर हो गया तो यहाँ पे मूल वास्तविक के साथ साथ बराबर भी मिलते हैं, समान मिलते हैं। लेकिन अगर वो जो है लेस देन 0 ऋणात्मक है, यहाँ पे कोई मूल नहीं मिलता, यानी वो अवास्तविक मूल मिलता है, या लिख सकते हो कोई मूल नहीं प्राप्त होता है, कोई मूल नहीं मिलता, है ना, बोलते हैं उसको काल्पनिक मूल या अवास्तविक मूल। अगला आता है सर द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, इसे हम द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं, है ना। अब ये क्या होता है, जैसे आप मध्य पद विभाजन विधि लगा के दो शून्य की वैल्यू निकालते हो, उसी तरह द्विघात सूत्र की मदद से हम यहाँ पे शून्य को क्या बोलते हैं, मूल बोल देते हैं। मूल निकालने की विधि है। तो एक बार प्लस के साथ लिखोगे तो एक मूल मिल जाएगा, एक बार माइनस साथ लिखोगे तो दूसरा मूल मिल जाएगा। होता क्या है, x बराबर -b + -√d होता है। देखो ये d लिखा है, b² - 4ac d/2 है, प्लस के साथ एक मूल, माइनस साथ दूसरा मूल। समझ में आ गया एकदम अच्छे से। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर अपना समांतर श्रेणी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सार्वअंतर कैसे निकालते हैं। सार्वअंतर निकालने का बहुत आसान तरीका, सर सामने वाला पद यानी आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा दो, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, सिंपल सा। तो सर जो दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, या फिर आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, या फिर आप चौथे पद में से तीसरा पद। यानी कहने का मतलब क्या है कि सामने वाला पद यानी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, सार्वअंतर मिल जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण अंतिम पद क्या होता है, a + n - 1 × d। तो अगर कोई पूछे बताओ a100 क्या होगा, तो बोलो सर a + 99d। कैसे सर, इससे एक कम, n से एक कम, n - 1, तो 100 से कम 100 - 1 क्या हो जाएगा, 99 सर, क्या हो जाएगा 99। चलो नेक्स्ट इसी तरह पढ़ते हैं। अगर हमें समेशन यानी n पदों का योग, n पदों का योग निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जिसमें हमें अंतिम पद नहीं दिया रहता है। अगर हमें अंतिम पद और पहला पद दे तो आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो कौन सा फॉर्मूला है, Sn = n/2 पहला पद जो अंतिम पद। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि सर हम ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे पास पहला पद भी दिया हो और अंतिम पद भी दिया हो। लेकिन सर ये फॉर्मूला कब लगाओगे, ये सदाबहार है,
कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पे भी। आपका पहला पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है। अगर n पदों का योग लगाना है तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब हमारे पास पहला पद और अंतिम पद दिया हो। तो जरूर जरूर अच्छे से याद रखना ये काम कब करता है, तो ये काम तब करता है जब हमें पहला पद और अंतिम पद दिया हो, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, त्रिभुज ट्रायंगल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे स्टार्टिंग करते हैं क्या, कि अगर बात किया जाए सर्वांगसम आकृति की, तो सर्वांगसम आकृति क्या होता है सर, जिसका आकार और अब आप दोनों समान हो। कहने का मतलब कि जहां पे कोण समान हो और भुजा भी समान हो। लेकिन अगर समरूप आकृति की बात करें तो इसमें क्या होता है सर, आकार समान। आकार समान का मतलब क्या, कोण समान होता है, लेकिन अमाप मतलब साइज, यानी इसकी भुजाएं समान नहीं होती हैं, अनुपात में होती हैं। तो ध्यान देना, इसकी भुजाएं समान नहीं, अनुपात में होती हैं, है ना। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए दो त्रिभुज अगर समरूप दे दिया गया है तो इससे हमें दो चीजें क्या क्या मिलेगा सर, इससे हमें दो चीजें मिलेगा। सबसे पहला चीज मिलेगा कि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। जैसे ए बी बट्टा डी, ए बी बट्टा डी, उसी तरह बी सी बटा एफ, उसी तरह ए सी बटा डी एफ। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ए डी के बराबर कोण बी, कोण ई के बराबर कोण सी, कोण एफ के बराबर। ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद आता है सर कसौटियाँ। कौन कौन से कसौटियाँ महत्वपूर्ण है, तो देखो एक है ट्रिपल ए, एक है ट्रिपल एस और एक है एस एस। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है और एक मानते हैं हम इसको। अब बताओ ये कैसे है सर, इसी का कोलरी है, ऊपर में है। अगर मान लो कोई त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, तो उसी से ऊपर में निकल कर आया है, कोलरी निकल कर आया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको स्टार्ट करना है, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट लगता है, तो जरूर जरूर इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा कंसेप्ट याद रखने वाला है कि जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं। जो जमीन के समानांतर होती है क्षैतिज रेखा, उसे एक अक्ष। जो उद्ग्रह होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, उसे हम वाई एक्स बोलते हैं। वर्टिकल टू द अर्थ, अर्थ की जो वर्टिकल होता है ना, उससे हम वाई एक्स कहते हैं। अब जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई एक्स प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम बताओ क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। यदि बिंदु के निर्देशांक में दो मान हो, जैसे एक्स और वाई, जिसमें पहले एक्स को हम भुज बोलते हैं और जिसे x निर्देशांक, और दूसरे y को हम क्या बोलते हैं, कोटि, जिसे y निर्देशांक बोलते हैं। अब आता है कि अगर y अक्ष से जो दूरी होती है उसे हम भुज बोलते हैं और x अक्ष से जो दूरी होती है उसे हम कोटि बोलते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई यहाँ पे एक पॉइंट हो गया x, y, ठीक है। पहला हो गया हमारे पास भुज और दूसरा हो गया कोटि। लेकिन समझना ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, कौन सा दूरी है सर, वाई एक्स से, ये क्या कहलाएगा, ये मेरा भुज कहलाएगा। और जो एक्स एक्स से जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे 2,3 में हमारा भुज क्या है, तो 2, 3 क्या है, कोटि। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना, है ना। चलो नेक्स्ट बात में अपना, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज क्या है, विभाजन सूत्र से रिलेटेड होता है, लेकिन उसके पहले दूरी सूत्र है ना। तो देखो एक्स अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष पे क्या 0 होता है सर, एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है, यानी x, 0। अगर वही वाई एक्स पे कोई बिंदु होता है तो वहां पे क्या 0 होता है, वहां पे x 0 होता है, 0,y, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आता है किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर वही पूछ लिया जाए मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु में क्या होगा आपका x1 और x1 और y1 क्या होगा, 0,0। तो इसका मतलब उससे जब हम घटाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा क्या सर, वो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आता है विभाजन सूत्र से मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यानी अगर कोई हमारे पास दो बिंदु दिया गया जहां पे यहाँ पे x1 y1 और ये हो गया x2 और y2, तो अगर मुझे मध्य बिंदु चाहिए, ये वाला बिंदु चाहिए, मध्य बिंदु कहने का मतलब कि 1:1 में विभाजित कर रहा है, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। अब आता है यहाँ पे देखो बहुत महत्वपूर्ण कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। केंद्रक मतलब जहां पे 3 हमारे पास शीर्ष दिया हो तो तीनों के x निर्देशांक को जोड़ के बट्टा 3, तीनों के y निर्देशांक को जोड़ के बट्टा 3, है ना। अब इसमें देखो एक महत्वपूर्ण विभाजन सूत्र, जैसे मान लो कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट हो, कोई हमारे पास रेखाखंड हो, जैसे मान लो ये a हो गया, ये b हो गया, जिसमें हम अगर बात करें x2, y2, अगर मैं बोलूँ इसको जो C बिंदु है m/n में विभाजित कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 1:1 में विभाजित कर रहा है, यहाँ पे जनरली मैंने बोल दिया m/n, हो सकता है 2:3, हो सकता है 4:3, तो क्या फॉर्मूला बनता है, वो होता है सर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे गुना, इसको ऐसे गुना, ठीक है। तो वही लिखा m1 m2 इसमें बोला, तो चलो m1 लिख लो, इसको m2 बोलो, है ना। बताओ कैसे हो जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई m1 × x2 m2 × x1, तो वो ये फॉर्मूला बन जाएगा। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से इस चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये x वाला हो गया और ये हो गया हमारा y वाला, है ना। चलो एक और आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC,
अब मैंने इसमें आपको डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला सिखाया, अगर आपको अच्छे से डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला याद है तो उससे डायरेक्ट बन जाएगा, ये आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चाहता हो आपको ये फॉर्मूला याद करना है तो देखो ऐसे याद कर लेना, 1 2 3 1 2। इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या हुआ, पहले मान लो x1 1 हो गया, बाकी आगे क्या आएगा y2 माइनस y3, ठीक है। 1 का काम खत्म, अब किस पे जाएंगे 2 पे, तो क्या हो जाएगा सर x2, फिर क्या आएगा सर y3 माइनस y1, क्लियर। चलो वो 2 का काम खत्म, फिर आ जाओ 3 पे, तो क्या हो जाएगा सर x3, और 3 के बाद क्या है सर, देखो यहाँ पे y1 माइनस y2। तो आप ऐसे फॉर्मूला याद कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो पा रहा है 1 2 3 1 2 तो ठीक है, नहीं तो आपको डिटरमिनेंट वाला मैंने तरीका सिखाया है, किसी भी बहुभुज को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे उसका त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, निकाल लोगे ना। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वो कौन सा है, त्रिकोणमिति। और यहीं पर हम ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और इसको हम अच्छे से देखना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो सर पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या जानते हैं कि जो कर्ण होता है रूट ओवर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही सेम एक बार लंब निकालने के लिए बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग में से घटा देंगे, आधार निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से हम लंब के वर्ग को घटा देंगे, है ना। अब आता है सर त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा इसका उल्टा कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। इसी तरह अगर बात करें हम टैन थीटा का लंब बटा आधार, कॉट थीटा इसका उल्टा आधार बटा लंब, ये हो गया। अब इसमें संबंध क्या है, तो जैसे देखोगे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अगर इन दोनों को मैं गुना करूं tan थीटा इंटू कॉट थीटा, बताओ tan थीटा क्या है सर, p बाई बी, कॉट थीटा क्या है, b बाई पी। तो देखो p से p कट गया, b से b क्या आ गया आंसर 1। इसी तरह हम देखें यहाँ पे साइन कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, कॉस सेक एक दूसरे व्युत्क्रम, यानी इनको गुना करने पे क्या आएगा 1 के बराबर। तो वही मैंने कि रिलेशन यहाँ लिख दिया मेरे लाल कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर। तो यहाँ से बताओ साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक गुना में तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं पूछूं कॉसेक किसके बराबर, सर साइन गुना में तो नीचे आ जाएगा 1 अपन साइन के बराबर। सेम काम हम और किसी के लिए करेंगे, और सेम काम हम करेंगे कॉस और सेक के लिए और टैन और कॉट के लिए। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट और बनाया जा सकता है कि सर अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूँ तो टैन बन जाएगा, उसी तरह हम कॉसेक और सेक को डिवाइड करें कॉट बन जाएगा, है ना। इसका मतलब चलो वो लिख लेते हैं कि अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूँ तो टैन बन जाएगा। तो यहीं से एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि सर अगर हम टैन का वर्ग करें तो क्या बन जाएगा, साइन का वर्ग जो कॉस का वर्ग दोनों तरफ किए थे, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक कंसेप्ट यहाँ पे और याद करना कि बहुत बच्चे गलती करते हैं, tan स्क्वायर थीटा अलग होता है और tan थीटा स्क्वायर अलग होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ tan थीटा का होल स्क्वायर ये बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा का, ध्यान देना, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे लिखा है tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम उसका उल्टा क्या होगा सर, tan का उल्टा होता है कॉस कॉट, तो इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा सर, कॉस बाई साइन। तो जब इसका हम वर्क करेंगे तो क्या मिल जाएगा सर, वो मिल जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बहुत बच्चे इसका क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, बाकी समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलो कॉट वाला भी लिखिए, कॉट वाला भी तो लिख लिया, हाँ चलो कॉट का लिख लिया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करेंगे, यहाँ ध्यान नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे होल स्क्वायर है। अब यह क्या देखो, tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सर, वो सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम, ऊपर चल जाएगा साइन, नीचे जाएगा कॉस, यानी साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यही वाला टर्म लिखा हुआ है। सेम यही काम यहाँ पे भी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक, रेसिप्रोकल करोगे कॉट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा कुछ पूरक वाला देख लेते हैं कि साइन का पूरक होता है कॉस। देखो हमें पता है साइन का पूरक क्या होता है सर, कॉस, और कॉस का पूरक साइन होता है। इसी तरह कॉसेक का पूरक क्या होता है, सेक, और सेक का पूरक क्या होता है, कॉसेक। टैन का व्युत्क्रम और टैन का पूरक दोनों कॉट ही होता है, ठीक है। इस तरह हमें पता है थीटा का पूरक होता है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होगा, थीटा। तो बताओ यहाँ से साइन का पूरक कॉस और 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा। इस तरह करके सारे में निकल जाएगा हमारे पास। उम्मीद करते हैं ये एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो बढ़े नेक्स्ट, अगला आता है अपना त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जिसमें हमें सिर्फ 6 1 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो इसमें हमें सिर्फ कौन सा याद रखना है सर, पहला साइन थीटा का क्या होता है, साइन 0 0, साइन 31/2, 45 1/2, 60 √3/2 और 1। कॉस का क्या करते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं। तो पहले क्या आएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर ऐसे
tan क्या होता है सर, इन दोनों का डिवाइड, तो 0/1 0। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि किसी भी नंबर, किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आती है तो इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी बोल दो या अपरिभाषित बोल दो, अपरिभाषित बोल दो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/0 अपरिभाषित। ठीक है, तो अब बहुत बच्चे इसको ट्रिक लगाते हैं, बहुत सारे ट्रिक से सीखते हैं। मैंने भी बहुत सारा आपको शॉर्ट्स बना दिया, आप उससे याद करना चाहे तो याद कर लो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको ये ऐसे याद होना चाहिए कि मैं आपको 12 बजे रात को जगा कर पूछूं कि बताओ कॉसेक 90 क्या होगा, सेक 90 क्या होगा, सेक 45 क्या होगा, कॉट 45 क्या होगा, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ऐसे एकदम कंठस्थ होना चाहिए। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना इसी से संबंधित जो हमारे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है, जिसमें सबसे पहला आता है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब देखो इसी से बहुत सारा फॉर्मूला बनाया जा सकता है, क्या कि कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर आ जाओ। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर दूसरी तरफ लाए, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। फिर देखो साइन स्क्वायर प्लस में दूसरी तरफ लेकर आ जाओ, ये दूसरी तरफ लेकर आए, अब स्क्वायर हटाएंगे क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा। ये सेम काम हम tan वाले के साथ कर सकते हैं, cot वाले के साथ। जैसे देखो सेक स्क्वायर थीटा पर क्या लिखा हमने 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो एक बार क्या करो, हम 1 को इधर लेके आ दो, माइनस में हो गया देखो। ठीक है, फिर अगर दूसरा काम क्या करें हम cot वाला, जैसे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब एक बार क्या होगा माइनस वाला ले जाओगे उधर, 1 + cot स्क्वायर हो जाएगा, 1 + cot स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्या करोगे ध्यान दो, यहाँ पे जो प्लस का है ये क्या है, प्लस का इधर लेके आ जाओ, कॉट इधर लेके आ जाओ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा प्लस में याद रखो करो, हमेशा प्लस में। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 के बराबर। फिर अगला 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा बराबर। फिर प्लस में 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमेशा प्लस में याद रखा करो, हमेशा प्लस में याद रखो हमेशा। ठीक है, बाकी उसको जो भी चेंजेस करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सिंपल से ये काम होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें और होता है, देखो पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। कभी कभी क्या होता है, हमसे एग्जाम में डायरेक्ट cos 45 की वैल्यू नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा cos π/4। तो हमें ये वैल्यू पता होना चाहिए। कैसे वैल्यू पता होना सर, पाई रुपया में 180 डिग्री होता है, तो 1 रुपया में 180/पाई, तो π/2 रुपया में गुना कर देंगे क्या आ जाएगा, π/2 90 के बराबर, π/3 60 के बराबर, π/4 जो होता है मेरे पास 45 के बराबर, π/6 क्या होता है 30 डिग्री के बराबर। सिंपल ऐसे करते जाना है। ठीक है, चलो अब अगला जो सबसे आसान सा जो चैप्टर मैं मानता हूं वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें बस 3 चीजें ध्यान देना है। सबसे पहले कि मेरी आंखें वस्तु को जिस रेखा से देखती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। जिस रेखा से दिखती है, आंखें जिस रेखा से दिखती है उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो नेत्र से गुजरने वाली सीधी रेखा। अब मैं एकदम सीधा देख रहा हूं तो कौन सी रेखा कहलाएगी, हमारे पास क्षैतिज रेखा। अब मैं ऊपर देखूंगा तो कौन सी कोण से देखूंगा, उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा के ऊपर। जब मैं नीचे देखूंगा तो किस कोण से देखूंगा, अवनमन कोण, जिसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है वृत्त। आसान सा चैप्टर है। बताओ, वृत्त पे अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कोई वृत्त खींचेंगे अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो बहुत सारे वृत्त पर अलग अलग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बताओ, वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सबसे पहले स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु को मिलाने वाली क्या बोल सकते हो, रेखाखंड बोल सकते हो, रेखा बोल सकते हो। कोई एक बिंदु का स्पर्श करके जाती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वही लिखा है। अब बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं सर, 2, जो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वृत्त के किसी भी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, हाँ एकदम नहीं खींची जा सकती। चलो नेक्स्ट आते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। सबसे पहला क्या आता है आपके पास कि सर जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, डायमीटर की आधी होती है। ठीक है, और जो अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है वो बहुत बच्चे गलती करते हैं। कुल वृत्त की परिमिति क्या होती है, 2πr। देखो कुल वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका आधा कर देते हैं πr। देखो πr सिर्फ ये होता है, लेकिन इसमें हमें ये और ये जोड़ना होता है, इसलिए इसकी परिधि क्या हो जाती है, πr + 2r होती है। ध्यान देना हमेशा, बहुत महत्वपूर्ण है अर्धवृत्त की परिधि, है ना। चलो इसी तरह बताओ, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कुल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। कुल वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो अर्धवृत्त का क्या होगा, πr² 2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड क्या होगा, देखो ऐसे मान लो हमारे पास त्रिज्य खंड हो गया, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, त्रिज्य खंड। तो पहले कुल लूंगा तो क्या हो जाएगा, πr²। लेकिन सिर्फ हमें इतना लेना है, थीटा वाला पार्ट, तो क्या होगा, θ/360 × πr²। क्षेत्रफल बोला गया है तो πr²। लेकिन अगर वहीं पे परिधि या परिमिति की बात की जाती है, लेंथ की बात की जाती है, तो वहां पे क्या आता है, 2πr का टर्म आता है। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या बोल दिया जाए कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। तो देखो लंबाई की बात है तो क्या है, सिंपली θ/360 × 2πr। तो जहां लंबाई की बात की जाती है वहां पर 2πr आता है, और जहां क्षेत्रफल की बात की जाती है वहां पे πr² आता है। हमेशा याद रहेगा। चलो अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण क्या था, वो था कि
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का मतलब कि एक वृत्त को 4 भाग में बांटेंगे तो इसका कितना एंगल होगा 90। तो मैं बताया 90/360 क्या होगा 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल सबको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये बहुत ही आसान, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहले आप वर्ग समझ लो, फिर आयत समझ लो, फिर घन समझ लो, फिर घनाभ, फिर बेलन, फिर शंकु। सिंपल सा। तो बताओ सबसे पहले वर्ग देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, भुजा का वर्ग। वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, 4 भुजा बराबर तो 4 गुने भुजा। वर्ग की विकर्ण क्या होगी सर, भुजा इंटू √2। इसका कहने मतलब क्या है, √2 इंटू ए बोल दो, अगर भुजा ए माना है हमने, ठीक है। चलो उसी तरह आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। और इसका विकर्ण क्या होगा, √L² + B²। √L² + B²। अगर आयत है तो चलो L हो गया, ये B हो गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास √L² + B²। अगर मेरे पास वर्ग है तो देखो सभी बराबर होते हैं, सभी के सभी बराबर होते हैं। तो अगर इसका विकर्ण देखें तो √A² क्या होगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला हमारे पास है कि घन का क्षेत्रफल क्या हुआ सर, घन का क्षेत्रफल, घन 6 वर्गों से मिलकर बनता है तो 6 गुने भुजा का वर्ग। घन का आयतन क्या होगा सर, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, भुजा का क्यूब। घन का विकर्ण क्या होगा तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, वो हो जाएगा √L² + B² + H²। तो यहाँ पे घन का नहीं, चलो मैं घन का लिख लेता हूँ। घन का विकर्ण हो जाएगा कि ये भी लिख लो बाबू, घन का विकर्ण। तो सर घन का विकर्ण जो होगा बहुत महत्वपूर्ण है, √A² + A² + A², तो 3 टाइम हो गया, तो ये बन जाता है मेरे पास √3a के बराबर, √3a के बराबर, ठीक है, √3a के बराबर। उसी तरह घनाभ के विकर्ण नहीं हो गया। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। फिर आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, है ना। घनाभ का आयतन तो हो ही गया, चल LBH। और बेलन का हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर से एक वृत्त और नीचे से एक वृत्त जोड़ देते हैं, ये मिल जाता है, ठीक है। अब आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का वर्ग। बेलन का आयतन क्या होता है सर, πr² × h। बेलन को थोड़ा 2-3 बार अच्छे से समझाते हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ, ये कहलाता है 2πRh। ये वृत्त से ढक दिया हो गया πr², नीचे ढक दिया πr², ठीक है, सिंपल सा। तो वक्र क्या होगा 2πRh, ऊपर नीचे जोड़ दो क्या होगा πr² जोड़ दो, तो ये मिल जाएगा हमारे पास। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसको याद रखो, बाकी बच्चे इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखो, हमेशा काम करेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है a/4 × √4b² - a²। याद रखो, काम करेगा। बाकी आप इसको समबाहु त्रिभुज बना के बना सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विषमबाहु त्रिभुज, जिसके कोई भी भुजा बराबर ना हो, वहां पे हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, √S × S - A × S - B × S - C, जहां पे S क्या होगा वो हो जाएगा a + b + c/2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्या है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र मत बोलना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। चलो वक्र बोले या कुल बोले दोनों सेम है, गोला गोला में कहीं खाली नहीं रहता है, चारों तरफ से पैक रहता है, तो कुल बोले या वक्र बात बराबर, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, 4 वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। जब इसको आधा आधा करेंगे तो अर्धगोला बन जाएगा, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ऊपर से वृत्त से ढक देंगे तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3πr²। अब आता है शंकु। सर शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है स्लेंट हाइट √h² + r² होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, πrl। ये शंकु हो गया, ये l कहलाएगा, ये h होता है और ये हमारा r होता है, ठीक है। चलो अब देखो नीचे से जब वृत्त लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र नहीं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलो और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा मेरे पास 1/3πr²h, 1/3πr²h। ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है, याद रखना। चलो अब बढ़ते हैं सांख्यिकी, जो सबसे आसान सा चैप्टर होता है, जिसमें माध्य निकालने के लिए क्या सा फॉर्मूला लगाते हैं, समेशन f(i)xi का गुणनफल डिवाइड बाई समेशन f(i) बोल दो, और f(i) क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है l + f1 - f0 डिवाइड बाई 2f1 - f0 - f2। और यहाँ पे i की जगह क्या करो, h कर लो, i की जगह क्या करो आप h करो, क्योंकि आप h से याद किए हो वर्ग अंतराल, वर्ग का माप जो होता है ना, वर्ग माप। f1 f0 ये क्या होता है सर, f1 हमारा जो होता है वो हमारे पास, अब बोलोगे जो बहुलक वर्ग की जो हमारे पास बारंबारता होती है उसको f1 बोलते हैं, बहुलक वर्ग से जो पहले की बारंबारता होती है उसको f0, बहुलक वर्ग के जो बाद वाली होती है उससे हम क्या बोलते हैं f2, है ना। रही बात यहाँ पे माध्यक, एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें हम CF का यूज करते हैं, संचयी बारंबारता का यूज करते हैं। तो जो संचयी बारंबारता जो होता है वो माध्यक वर्ग से पहले वाला लेते हैं, तो जो माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है उसको हम f लेते हैं, ये ध्यान देना। इस CF कौन सा होता है,
कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, संचयी बरंबारता है जो माध्यक वर्ग से पहले वाला, जो माध्यक वर्ग की बरंबारता होती है उसको हम f से डिनोट करते हैं। n क्या होता है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उसका n/2 कर देते हैं। हाँ, अब आ जाओ सर, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट अपना आता है प्रायिकता, जो हमारा अंतिम चैप्टर आने वाला, और इससे एक ही चीज पूछा जाता है, प्रायिकता क्या होता है, तो सर वो होता है फोटो। हमें सेल्फी लेने का आदत होता है तो फोटो, सर फोटो क्या होता है, वो होता है फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, सिंपल सा। चलो अब देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिखने को मिलेगा, है ना। तो देखो सबसे पहले दिखेगा एक सिक्का को फेंकने पे कुल संभावित परिणाम 2, इसको ऐसे याद रखते हैं, एक सिक्का फेंकेंगे 2 की घात 1, 2 सिक्का फेंकेंगे 2 की घात जो 4 हो जाएगा, 3 सिक्का फेंकेंगे तो कुल कितना परिणाम 8, 4 सिक्का फेंकेंगे कितना हो जाएगा सर 16, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह पासा कैसे याद रखना है, 6 की घात 1, एक पासा फेंकोगे 6 कुल परिणाम, 2 पासा फेंकोगे 36, 3 पासा फेंकोगे क्या होगा 216, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये कुल परिणाम है, टोटल आउटकम है, क्या होगा हमारे पास टोटल आउटकम है, कुल संभव परिणाम, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक है आपके लिए, है ना। चलो तो 2 सिक्कों को फेंको, बताओ कितना आएगा सर 4, इस तरह 3 सिक्का 8 हो जाएगा, एक पासा को फेंको कुल संभव परिणाम 6, 2 पासा को फेंकोगे सर 36, 3 पासा को फेंकोगे 216, ठीक है। ताश के गड्डी में कुल कितने संभव होंगे सर, ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 13 13 13 13, है ना, मतलब 26 काले कलर के, 26 लाल कलर के, 13 जो हो गया हमारे पास हुकुम, 13 चिड़ी, 13 ईंट, 13 पान, सिंपल सा। अब बोलेंगे सर इसमें बादशाह कितने होंगे, सर 4 कलर के हैं, मतलब 4 टाइप के हैं, तो 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 जैक, मतलब 4 गुलाम। तो जिसमें चित्र बना होता है उसे फेस कार्ड बोलते हैं। तो हमारे पास जो बादशाह, रानी या बेगम बोल दो या फिर गुलाम, ये सब क्या होते हैं हमारे पास चित्र वाला पता होता है, इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो एक के पास 3 तो 4 प्रकार के हैं, तो कितने हो जाएंगे 12 चित्र वाला पत्ता, 12 फेस कार्ड होते हैं। तो उसी को हमने लिख रखा है, अच्छे से समझ लेना, है ना। चलो तो इसकी जो प्रायिकता आती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। इसका मतलब क्या, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। चलो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास प्रायिकता होगी वो 0 से 1 के बीच में, या तो 0 के बराबर होगी या 1 के बराबर, या इसके बीच में होगी, यानी उसके नीचे नहीं हो सकता, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो वही यहाँ लिखा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, ठीक है। चलो सर मजा आ गया, एकदम अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, जिसे हम क्या बोलेंगे फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम, यही मेरे पे क्या होती है प्रायिकता होती है, और प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। अब ये देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण, किसी घटना की घटने की प्रायिकता, जो किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये जो है P किसी घटना की घटने की प्रायिकता है, और जो P बार बोल दो, ऐसे भी लिख लेते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख दो, इसके ऊपर ऐसे डैश डाल दो, बात बराबर है। ये किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता है, इसे क्या कहते हैं, दोनों का योग 1 के बराबर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक घटना होते हैं, है ना। चलो, एक पासा को फेंकने पर सम और विषम संख्या या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है 1/2 होती है, असंभव घटने की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है सर 1, क्योंकि 1 से आगे जा नहीं सकता। तो न्यूनतम कितनी हो सकती है 0, क्योंकि 0 से नीचे जा नहीं सकता। अब ने बताया गुलाम, बेगम और बादशाह वाले पत्तों को फेस कार्ड कहते हैं, चित्र वाले पत्ते कहते हैं। तो कुल कितने होते हैं सर, ये कुल 12 होते हैं, और सभी को अगर हम जोड़ते हैं, जितने भी हम कोई भी हम अगर प्रयोग करते हैं, तो जितने भी हमारे पास क्या बोलते हैं प्रायिकता होते हैं, जो सबको अगर हमें जोड़ूंगा तो कितने बराबर होगा 1 के बराबर। कैसे सर, जैसे हमारा एक सिक्का उछालोगे, हेड आने की प्रायिकता बोलोगे सर 1/2, टेल आने की प्रायिकता सर 1/2। जब इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा सर 1/2 कितना आ गया सर 1 के बराबर, समझ में आया। तो यानी जितने भी हमारे पास प्रयोग करते हैं, जो सबको जोड़ते हैं एक साथ, तो वो 1 के बराबर आता है मेरे लाल। किसके बराबर आता है 1 के बराबर आता है। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण से नोटिफिकेशन आपके लिए, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जैसे आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है 27 फरवरी को है ना। तो अब 27 फरवरी को है और आज का दिन पड़ गया अपना 25 फरवरी। तो हमें 3 दिवसीय मैंने महा रिवीजन योजना लेकर आया हूँ, प्लान लेकर आया हूँ, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं कगार पे हूँ, मतलब पास होने के कगार पे हूँ, लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि आप टॉप करो। और उसके लिए क्या, बस ये हमारे साथ 3 दिन लगकर पढ़ाई कर जाओ, आपको पता चलेगा एग्जाम में कि जो भी मैंने चीज़ें पढ़ाया आपको, वो सारे एग्जाम में छप के आएगा। तो प्लानिंग क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग मिलने वाले हैं आपसे सुबह 12 बजे संपूर्ण गणित का फॉर्मूला सीट के साथ, जो अभी मिल चुके हैं, है ना। चलो फिर मिलने वाले हैं त्रिकोणमिति और वृत्त और त्रिभुज के जितने भी हमारे पास प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव, सबका निवारण हम करने वाले हैं आपको 2 बजे। फिर हम गणित की कॉपी कैसे लिखा जाए, उसका सही तरीका, स्टेप मार्किंग कैसे होते हैं, कैसे आपको लाइन खींचना है, मतलब सब बताएंगे आपको शाम को 5 बजे। फिर मैं 26 तारीख को आपको सुबह 10 बजे जो अपना
27 फरवरी को जो गणित का पेपर उसका वायरल पेपर, मतलब एक सेट मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, बाकी के 6 सेट एग्जाम्स स्पेशल, जो मैं 27 तारीख को जो हमारा सुबह 3 बजे का सेशन होने वाला है यहाँ पे, मतलब एक सेट में यहाँ करा कर दिखा दूंगा कि देखो कैसे पेपर आने वाला है, और बाकी के 6 सेट मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। समझ में आ गया? चलो अब आ जाओ, संपूर्ण गणित का महामैराथन ये चलने वाला अपना सुबह 12 बजे से। फिर संपूर्ण गणित के जो हमारे पास 4 और 6 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। फिर शाम को 5 बजे से स्टार्ट कर देंगे हम लोग अपना अंतिम दहार, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर, मैंने साल भर पढ़ाई नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने इतना पढ़ लिया कि मैं 95% से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। यानी अगर मैं बात कर सकूँ 70/70 का, तो आप आराम से 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी। ठीक है, तो जरूर 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 मेरे साथ जुड़ जाइए दोपहर 2 बजे।